नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास से खबरों की और विशेषकर हमारे क्षेत्र की। दोस्तों, आज क्षेत्र में बड़े घटनाक्रम हुए हैं और गांधी बड़ी और चिड़िया गांधी गाँव में आज काला अध्याय लिखा गया और दोस्तों कर्फ्यू लगाना पड़ा प्रशासन को। 13 जुलाई को जो गोकसी की घटना चिड़िया गांधी गांव में हुई थी, उसके बाद में लगातार क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था और उसके बाद में दोस्तों स्थिति ऐसी आई कि आज कर्फ्यू लगाना पड़ा। विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। नेठाणा में भी एक विवाहिता द्वारा अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली गई। दोस्तों, बहुत ही दुखद समाचार बादरा क्षेत्र से आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में नेटबंदी कल देर शाम से ही जारी है। दोस्तों, आज इसी घटना पर विस्तार से हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या था गांधी प्रकरण, गांधी में गोकसी की घटना। दोस्तों, ईद के दूसरे दिन 13 जुलाई को 12 जुलाई को ईद थी और 13 जुलाई को सुबह 4 बजे एक गोकसी की घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ और दोस्तों एक वीडियो वायरल हुआ चंपा देवी नाम की महिला का, जो कि चिड़िया गांधी की थी। और उस वीडियो वायरल होने के बाद में क्षेत्र में एक प्रकार से आक्रोश उत्पन्न हुआ और प्रशासन द्वारा प्रथम दृष्टया एक पशु चिकित्सक से दोस्तों उसकी जांच करवाई गई। एक प्रकार से उसको दिखाया गया तो उन्होंने प्रथम दृष्टया उसको पाड्डा या बकरे का मांस माना और ये भी कहा कि कुछ देर बाद खुला रहने से इसका रंग भी बदल सकता है, ये भी संभावनाएं जताई। तो दोस्तों, ये जो खबर थी वो हनुमानगढ़ जिला पुलिस की एक प्रमुख खबर ये रही थी। उस दिन की प्रयास किया गया था जैसे तैसे मामले को दबा दिया जाए, क्षेत्र में अमन चैन भाईचारा बनाए रखा जाए। लेकिन क्या दोस्तों ये उचित था अमन चैन भाईचारा बनाए रखने के लिए किसी झूठ की बुनियाद को हथकंडे के रूप में अपनाया जाए? तो दोस्तों ये आपस में किसी सरकारों का मामला हो सकता है, लेकिन प्रशासन को इसमें संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी, मामले की गंभीरता को समझना चाहिए था। और लेकिन जैसे ही 2-3 दिन बाद जब एफएसएल के लिए गोमांस का जो टुकड़ा था वो भेजा गया जांच के लिए, तो उसकी जांच रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव ही आई, गोमांस के रूप में आई। और इसकी जैसे ही पुष्टि हुई, धीरे धीरे ये आक्रोश जो है वो तनाव बढ़ाता हुआ प्रतीत हुआ पूरे क्षेत्र में। दोस्तों, वो धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। कल धरने का चौथा दिन था गांधी बड़ी बस स्टैंड पर और लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। और हम बात करें दोस्तों कि कल बलपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया गया, हटाया गया। क्या ये प्रशासन ने उचित किया? क्या अगर प्रशासन इनको बलपूर्वक नहीं खदेड़ता तो क्या धरना प्रदर्शन वैसे ही चलता, मामला धीरे धीरे शांत हो जाता और कर्फ्यू लगने की नौबत नहीं आती? ये बहुत बड़े सवाल है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि पुलिस के पास इनपुट था और जो घटनाओं से साफ जाहिर भी हो रहा था, धीरे धीरे धरना स्थल पर भीड़ बढ़ने लगी थी और पड़ोसी सीमावर्ती राज्य हरियाणा से भी अनेक आसपास के गांवों से लोग गो भक्त जुटने लगे थे गांधी बड़ी में। तो धीरे धीरे भीड़ रोज़ाना बढ़कर आ रही थी और जो टेंट लगाया था वो टेंट भी रोज़ाना बढ़ते बढ़ते पूरे बस स्टैंड के खाली पड़े क्षेत्र को घेर लिया गया और हज़ारों की संख्या में रोज़ाना जो है लोग आने लगे थे दोस्तों धरना प्रदर्शन में। धरना प्रदर्शन सुबह से लेकर शाम तक चलता था और शाम को धरना प्रदर्शन को विराम दिया जाता था हनुमान चालीसे के पाठ के साथ। तो ये सिलसिला चल रहा था दोस्तों। प्रशासन के पास ऐसा इनपुट था कि आगे मामला बिगड़ने वाला है, कहीं ना कहीं आंदोलन दिशाहीन होने वाला है और जो नेतृत्व करता है उनके हाथ से ये जो आंदोलन है वो फिसलने वाला है। इस प्रकार की संभवतः इनपुट पुलिस प्रशासन के पास थी, जिसको लेकर कल ही दबाव दिया गया प्रशासन द्वारा कि आप बातचीत करें और अपनी क्या मांगे हैं आप लेकर आए। प्रतिनिधिमंडल दोस्तों वार्ता के लिए कल
इकट्ठा हुआ। प्रशासन की तरफ से दोस्तों जिला कलेक्टर स्वयं, एसपी महोदय और यहाँ डिप्टी महोदय, स्थानीय तहसीलदार महोदय और उपखंड महोदय आदि सभी प्रशासन की तरफ से वार्ता करने के लिए दर्शनार्थियों के साथ वार्ता प्रारंभ हुई दोस्तों। और वार्ता एक प्रकार से जो लिखित में मांगे थी वो मांगों के ऊपर विचार होने लगा था दोस्तों, और एक एक करके मांगों पर विचार हो रहा था। धीरे धीरे जब वार्ता में समय लगने लगा तो अंतिम समय में जैसे देर शाम हो चली थी, अंधेरा घिर आया था दोस्तों। ये वार्ता लगभग 7:45 बजे तक चली थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अंधेरा हो चला था और धरने पर बैठे लोगों में उत्सुकता थी कि वार्ता क्या रहती है, क्या सभी मांगे मान ली जाएगी दोस्तों। इस प्रकार की उत्सुकता और एक बेचैनी गांधी बड़ी गांव में उस समय कल देर शाम को देखी जा रही थी। और वो बेचैनी दोस्तों, उधर प्रशासन भी पूरी तैयारी में था, जाब्ता मंगा रखा था, पुलिस की गाड़ियां बसें भर भर कर मंगवा ली गई थी। अर्थात लग ये रहा था कि प्रशासन हर तैयारी के साथ निपटने के लिए आया हुआ था कि अगर वार्ता होती है, वार्ता से मामला निपटता है तो ठीक है, वरना धरना आज हर हाल में हटाना है। तो ये जब वार्ता प्रारंभ हुई तो दोस्तों वार्ताओं के ऊपर एक प्रकार से सहमति नहीं बनी थी और जिला कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट कहा कि हम वार्ताओं के ऊपर सकारात्मक विचार कर रहे हैं, आप धरना उठाने पर सकारात्मक विचार करो और आज धरना उठाना है आपको। हम आपकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने के लिए तैयार हैं और मांगों पर विचार कर रहे हैं और दोषियों की गिरफ्तारी डेफिनेट होगी। उसके लिए हमारा पुलिस तंत्र चारों ओर लगा हुआ है और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चली है। मुख्य आरोपी जो मूसा बताया जा रहा था उसको लेकर पुलिस की टीमें इधर उधर दौड़ाई गई हैं। तो इस प्रकार की बातें हो रही थी, लेकिन उसके बाद में धरनार्थियों की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल था वो आज ही धरना हटाने के लिए तैयार नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि हम जाते हैं, हमारे साथियों से बात करेंगे और उसके बाद में हम कल फिर जो अखंड पाठ है हनुमान चालीसा पढ़कर उसके बाद में धरने को विराम देने का प्रयास करते हैं, जाकर इस विषय पर हम विचार विमर्श करेंगे। इस प्रकार की बात हुई। उसके बाद में प्रशासन ने दबाव दिया कि आपको धरना आज की आज और अभी हटाना पड़ेगा। उसके बाद में जो वार्ता में धरनार्थियों की तरफ से प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे वो बाहर निकल आए और प्रशासन ने हाथों हाथ दोस्तों आदेश दे दिए थे धरना हटाने को लेकर। और उसके बाद में जो भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था उन्होंने पोजीशन ली और धरनार्थियों को खदेड़ना प्रारंभ किया। और दोस्तों इस दौरान हल्का लाठीचार्ज भी हुआ और दोनों तरफ से हुआ। प्रशासन के भी कुछ पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई, ग्रामीणों को भी चोटें लगी। दोनों ओर से एक तरफ धरना जारी रखने के लिए संघर्ष था और एक तरफ धरनार्थियों को खदेड़ने के लिए कवायद थी और दोनों के बीच में एक प्रकार से भिड़ंत हुई और उस भिड़ंत में पुलिस प्रशासन द्वारा धरनार्थियों को खदेड़ दिया गया। और जो टेंट था दोस्तों पूरे क्षेत्र में लगा रखा था, बस स्टैंड एरिया की खाली पड़ी जगह में वो टेंट को जब्त कर लिया गया था और करीब 9-10 लोगों को उसी समय पकड़ लिया गया था। और उसके बाद में आज भी कुछ लोगों की धरपकड़ हुई और लगभग बताया जा रहा है कि 14 लोगों को राउंड अप किया गया इस दौरान। तो 14 लोगों को राउंड अप किया गया। उसमें बड़ा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों हमारे पास जिस प्रकार की जानकारी है, अभी खुलकर पुलिस प्रशासन किसी भी जानकारी को देने से संकुचा रहा है दोस्तों। अभी भी भय है, क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने का दबाव भी है। तो इस चीज़ को भी समझा जा सकता है क्योंकि कर्फ्यू लग चुका है और स्थितियां एक बार नाजुक बनी हुई है। ऐसे में 14 लोगों को राउंड अप किया गया है। बजरंग सहारण के भी गिरफ्तार किए जाने की मामला जो है प्रकाश में आ रहा है, सामने आ रहा है। और इसके अलावा रवि बंसल को भी कल ही
पकड़ लिया गया था। तो इन लोगों को बताया जा रहा है राउंड अप किया गया है, पूछताछ जारी है और पुलिस प्रशासन इसमें क्या पूछताछ करके खुलासा करने वाली है ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस प्रकार से दंडार्थियों को खदेड़ा गया, पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। और आज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आज महिलाओं का सैलाब उमड़ा गांधीबीड़ी गांव में और महिलाओं ने गलियों में गो हत्या बंद करो, हत्यारों को फांसी की सज़ा दो आदि नारों से गुंजायमान करते हुए गांधीबीड़ी की गलियों को ये जो धरना जो जुलूस निकाला दोस्तों, उसके बाद में पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी छोड़े गए और कई पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई। ग्रामीणों द्वारा भी प्रतिरोध किया गया और आपस में दोनों ही ग्रामीण व पुलिस बल के जवान भिड़ गए। और इस भिड़ंत में दोस्तों कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई, कुछ ग्रामीणों को भी चोटें लगी और उसके बाद में आंसू गैस आदि के गोले दागकर पुलिस प्रशासन ने बड़ी संख्या में भीड़ को खदेड़ा। और उसके बाद में अब बताया जा रहा है कि पुलिस के नियंत्रण में है गांधीबीड़ी और चिड़िया गांधी की तमाम कानून व्यवस्था और स्थिति। तो दोस्तों संजीव बेनीवाल के घर के आगे भी 4-5 पुलिस का स्टाफ तैनात किया गया है, उनको घर में ही नज़रबंद रख दिया गया और बाद में तो कर्फ्यू की भी घोषणा हो गई। ये न्यूज़ पहले निकल कर आई थी लेकिन बाद में तो कर्फ्यू लग गया, तो किसी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त है ही नहीं। 4 से कोई घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। तो इसको लेकर स्थितियाँ क्लियर हैं और दोस्तों गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन है। और जो देर शाम वार्ता विफल हुई थी ये रीज़न रहा धरनार्थियों को खदेड़ने का। और पुलिस प्रशासन जैसा कि मैंने आपको बताया पहले से ही तैयार था, स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल बुलाया गया था। और आज सुबह जब भारी पुलिस बल को खदेड़ते हुए आमने सामने की टक्कर हुई तो ज़बरदस्त तनाव गांव में उत्पन्न हुआ। और दोस्तों पड़ोसी राज्य हरियाणा के भी समीप्य वाले गांवों में तनाव देखा गया और बड़ी संख्या में लोग इन गांवों में इकट्ठा हुए और गोकशी की जो घटना है उसके विरोध में नारेबाजी, धरना प्रदर्शन, मीटिंगों का दौर हरियाणा में भी जारी रहा। दोस्तों वो तत्पर थे। पुलिस प्रशासन द्वारा हरियाणा की सीमा को सील कर दिया गया है। जैसे ही कर्फ्यू लगा है उसके बाद में सख्ताई और बढ़ा दी गई है। अब हरियाणा की सीमा से गाँव के नज़दीक गाँव के लोग जो है बादरा के गाँव में धरना प्रदर्शनकारियों के साथ नहीं आ सकते हैं दोस्तों। और बादरा क्षेत्र में भी दोस्तों इसको लेकर व्यापक प्रतिक्रियाएं हैं और आज भी अनेक संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सर्व हिंदू समाज ने जब आज ज्ञापन दिया दोस्तों उपखंड कार्यालय में, इसमें राजेंद्र सोनी और प्रदीप गोयल मुख्य रूप से थे। इनके अलावा दोस्तों ललित कौशिक, बलवीर सहारण, मुकेश चौधरी, अजय सिंह, जेपी बिजारनिया, किशन सिंह शेखावत, मनीष शर्मा आदि कार्यकर्ता भी थे। इन्होंने जैसे ही ज्ञापन दिया कुछ ही देर बाद इनके पास में थाना से फ़ोन आता है कि आपने ज्ञापन क्यों दिया है, आपको एक बार थाना आना पड़ेगा। और थाना में आपको सीआई साहब बुला रहे हैं। उसके बाद में ये लोग थाने में जाते हैं, प्रदीप गोयल के भी नंबर लिए जाते हैं, दोनों को थाने में समझाया जाता है कि आपने ज्ञापन क्यों दिया। उन्होंने कहा ज्ञापन देना हमारा अधिकार है और हमारी मांग है और हमने ज्ञापन दिया है अमित शाह के नाम, गृह मंत्री के नाम, और गो हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा देने की भी मांग की है और इस पर कानून बनाने की मांग की है। और इसके अलावा इसकी जांच, जो चिड़िया गांधी का गो हत्या का प्रकरण हुआ है, तमाम प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई है। तो दोस्तों इसके बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा एक वीडियोस दिखाया गया जिसमें एक युवक द्वारा जो एक विशेष समुदाय को गालियां निकाली जा रही थी, अपशब्द बोले जा रहे थे और भड़काऊ वीडियो था, उस वीडियो को दिखाया गया। इसके ऊपर प्रतिक्रिया आपने क्यों नहीं दी? इसको लेकर जो राजेंद्र सोनी फौजी है, पूर्व रिटायर्ड फौजी है दोस्तों, और प्रदीप गोयल है, उन्होंने यही कहा कि हमारे संज्ञान में इस प्रकार का कोई वीडियो नहीं है। हमने जो गोकशी की घटना हुई उसके ऊपर प्रतिक्रिया स्वरूप ये ज्ञापन दिया है, इसमें हमारा अधिकार है और ये ज्ञापन दिया है, हमारा ज्ञापन आप आगे इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। और
ये हमारी मांगे हैं। तो दोस्तों उसके बाद में ये वार्ता हुई और उनको जाने दिया गया। उसके बाद में एक ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी गए, जिनका नाम सुरेंद्र मोडसरा है। उन्होंने भी सीबीआई जांच और फांसी की सज़ा और मुख्य आरोपी मूसा को तत्काल प्रभाव से 3 दिन में गिरफ्तार करने की मांग उस ज्ञापन में की गई। और उसमें कहा गया है कि 3 दिन में अगर आप मूसा को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हमें इजाज़त दीजिए उपखंड कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन करने की, आंदोलन करने की। तो इस प्रकार के ज्ञापन दिए गए। दोस्तों क्षेत्र में माहौल एक बार अचानक से नाजुक और तनावपूर्ण हो चला है और बड़ी संख्या में लोग दोस्तों इसको लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। तो गांधी गांव तो एक प्रकार से पुलिस छावनी बन ही चुका है, लेकिन आज जो गांधी गांव और चिड़िया गांधी गांव में कर्फ्यू लगाया गया दोस्तों, ये बादरा इतिहास का और चिड़िया गांधी इतिहास का काला अध्याय हम इसे आज कहेंगे। 2000 में जब बादरा में भी एक युवक द्वारा युवती की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली गई थी राजकीय स्कूल परिसर में, उसके बाद में हुए आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा गोलियां चलाई गई और एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी, कई घायल भी हुए थे। उसके बाद में बादरा में 7 दिन तक कर्फ्यू की आग में बादरा को झोंक दिया गया था दोस्तों। और कमोबश वैसी ही स्थिति, वैसा ही एक काला अध्याय दोस्तों गांधी और चिड़िया गांधी गांव में आज लिखा गया है। और सदैव सदैव इतिहास के पन्नों में चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी के लिए आज का दिन जो है वो याद किया जाएगा और काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि 13 जुलाई को जो गोकसी की घटना हुई और उसके बाद में चला जो आंदोलन था वो अनवरत रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा था। और धीरे धीरे प्रशासन की सिरदर्दी, टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही थी। अब दोस्तों इसके मायने निकाले तो कहाँ क्या किसकी गलतियाँ थी, क्यों ये इस प्रकार की घटना हुई, पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, नेताओं को कितना इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए था, नेतृत्व करना चाहिए था, कौन आगे आया कौन आगे नहीं आया और किसको इसका आगे भविष्य में जाके राजनीतिक फायदा होने वाला है, किसको इसका नुकसान होने वाला है। दोस्तों गोकसी की घटना पर राजनीति भी देखी गई है और इसे गंदी राजनीति मैं नहीं कहूँ तो मैं इसे क्या कहूँ। और एक चीज़ मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, जिस प्रकार से गांधी बड़ी में ये जो धरना प्रदर्शन लगा था घटना के बाद में, जो धीरे धीरे भीड़ बढ़ते हुए प्रशासन की सिरदर्दी बढ़ा रहा था, उसका एक प्रकार से नेतृत्व ही कहीं ना कहीं कमज़ोर दिशा की ओर मुड़ने लगा था, टर्न होने लगा था। और इसमें बेशक कार्तिक डूडी को हम इसमें दोष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कार्तिक डूडी शुरू से लेके अंत तक उनके संबोधनों को आप सुने, 4-5 संबोधन उनके हमने भी कवरेज किए हैं, तो उनके संबोधन आप सुनेंगे तो बहुत बैलेंस और एक न्याय दिलाने वाली प्रक्रियाओं को दो चार होते हुए, उनकी मांग उठाते हुए, क्षेत्र के लोगों के साथ इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए भी वो ज़्यादा प्रतीत हुए। लेकिन बात करें दोस्तों रवि बंसल की, तो रवि बंसल मुख्य एक प्रकार से नेतृत्व करता थे इस पूरे आंदोलन के, और कहीं ना कहीं उनके संबोधनों में जहां बार बार पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल का नाम और घटना आ रही थी, उन पर तंज कसे जा रहे थे, उसको लेकर भी एक वातावरण दोस्तों अलग प्रकार का और ख़राब होता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे धरना प्रदर्शन चल रहा था और बीच बीच में पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र करण बेनीवाल भी धरने पर थे, उनके कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या पर दोस्तों धरना प्रदर्शन में शामिल थे। और संजीव बेनीवाल खुद भी जब कल अंतिम चौथे दिन जब धरना प्रदर्शन लग रहा था तो करीब 25 मिनट का संजीव बेनीवाल का भी वहाँ संबोधन था और बहुत शानदार संबोधन था, एक नेतृत्व करने वाला सा संबोधन था और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा की भी वो मांग कर रहे थे। लेकिन धरना प्रदर्शन को अगर बढ़िया तरीके से जायज़ और अनुशासित तरीके से चलाए जाने की वकालत उन्होंने की, किसी प्रकार का उपद्रव वो बर्दाश्त करने वाले नहीं थे और ऐसा उन्होंने सीधा सीधा सभा में अपने संबोधन के दौरान कहा भी। और दोस्तों लग ये भी रहा था प्रशासन को जैसी
खबर थी कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, उपद्रवी तत्व कहीं ना कहीं भीड़ में अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं, ऐसी आशंकाएं भी व्यक्त की जाने लगी थी। तो कुल मिला के घटनास्थल को, धरना प्रदर्शन को देखा जाए तो उसमें प्रशासन ने बहुत कड़ा डिसीजन लिया। और दोस्तों, जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक, बलपूर्वक धरनार्थियों को खदेड़ा गया, उठाया गया, इसकी सर्वत्र निंदा की जा रही है। इसमें प्रशासन को चाहिए था कि वार्ता की टेबल पर, जब वो सुबह का समय मांग रहे थे और हनुमान चालीसा के बाद में धरने को समाप्त होने की बात कह रहे थे, तो प्रशासन ने क्यों नहीं धरनार्थियों की बात मानी? और अगर ऐसा ही करना था तो 3 दिन तक धरना क्यों लगने दिया? चौथे दिन भी धरना क्यों लगा? क्या प्रशासन को इसका अंदाज़ा नहीं था? उनका खुफिया तंत्र फेल था? क्या उनकी इंटेलिजेंस यहाँ पर मार खा रही थी? दोस्तों, ये बहुत बड़ी बातें हैं और ये सवाल है, पुलिस प्रशासन को इन सवालों के जवाब दोस्तों क्षेत्र के लोगों को देने होंगे, राजस्थान की सरकार को देने होंगे और नेताओं को देने होंगे, आम जन को देने होंगे दोस्तों। तो ये सवाल पुलिस प्रशासन का पीछा कतई नहीं छोड़ने वाले हैं। और जिस प्रकार से इस जो धरना प्रदर्शन को बलपूर्वक हटाने की नीति कल निर्धारित की गई और उसकी एवज में आज जो कर्फ्यू लगा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं न्यायोचित जान नहीं पड़ती। और उसके बाद में दोस्तों, ये कदम प्रशासन का कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगने के बाद में ये सिद्ध भी हो गया कि ये कदम सही नहीं था। ये धरना प्रदर्शन अनवरत 1-2 दिन और चल लेता और एक सफल वार्ता करके, वार्ता की टेबल पर बैठ के और मसौदों पर अमल करते हुए और धरनार्थियों को संतुष्ट किया जा सकता था। दोस्तों, जिला कलेक्टर एक बहुत बुद्धिमान और पूरे जिले को संचालित और कंट्रोल करने वाले, नियंत्रण करने वाले सर्वोच्च एक प्रकार से शख्स होते हैं दोस्तों जिले की। और कानून एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर के मालिक एसपी महोदय दोस्तों, वो भी जिले के लॉ एंड ऑर्डर के मालिक, उसकी पूरी बागडोर, उसकी कंट्रोल पूरे जिले की कानून व्यवस्था की एक जिला एसपी के हाथ में होती है दोस्तों। तो पुलिस अधीक्षक द्वारा भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें खामियां रखी गई और इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, ऐसा जान पड़ता है इस आंदोलन में। आगे क्या होने वाला है दोस्तों, ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन वर्तमान का जो परिदृश्य है, जो घटनाक्रम है, वो क्षेत्र के लोगों के सामने, हमने आपके सामने पूरी घटना का चित्रण आपको बताया, पूरी घटना आपको विस्तार पूर्वक बताकर समझाई। इसमें किसकी गलती है, प्रशासन ने कहाँ गलती की, कहाँ प्रशासन को आप सही मानते हैं, नेताओं की गलतियाँ आपने कहाँ मानी और वर्तमान विधायक की यहाँ कहाँ आपने कमी मानी या किस प्रकार की भूमिका विधायक को भी निभानी चाहिए थी। इन सभी बातों का दोस्तों फैसला करने का जिम्मा हम आप पर छोड़ते हैं। सारे घटनाक्रमों को आपने समझा है, अपनी आंखों से देखा है, सोशल मीडिया पर भी देखा है और मीडिया के माध्यम से, अखबारों में और हर चीज़ के माध्यम से गांव-गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने, आसपास के लोगों ने, पूरे राजस्थान के लोगों ने इस घटनाक्रम को बारीकी से देखा है, समझा है। इसमें किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है तय करने का हक सिर्फ जनता जनार्दन को है। तो दोस्तों, ये रहा पूरा घटनाक्रम और विस्तार से हमने इसकी आज पूरी जानकारी आपके सामने रखी है। और इसके अलावा दोस्तों, नेत्राणा में जो एक विवाहिता द्वारा सुसाइड नोट लिखते हुए गंभीर आरोप अपने पति पर लगाते हुए अपने बच्चे सहित आत्महत्या कर ली दोस्तों, उसको लेकर भी क्षेत्र में गहरा दुख व्यक्त किया जा रहा है और बड़ी भारी मन से दोस्तों लोग इस मामले की, इस घटना की चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, हम आपको मौसम का मिजाज ज़रूर बताएंगे और आज क्या विशेष दिवस है ये भी बताएंगे। आज दोस्तों 27 जुलाई है। अब्दुल कलाम, जो कि राष्ट्रपति भी रहे हैं, हमारे मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, 2005 में उनका निधन हुआ था और आज उनकी पुण्यतिथि पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसके अलावा उद्धव ठाकरे, जो कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटे थे, शिवसेना का आपसी फूट का विवाद का जो आगे पूरे देश में आपके सामने
घटनाक्रम हुआ। 1960 में दोस्तों उद्धव ठाकरे का जन्म हुआ और आज धूमधाम से उनके समर्थकों ने उनका जन्मदिन जो है वो मनाया। और कल विजय दिवस पूरे देश में धूमधाम से दोस्तों मनाया गया। कारगिल विजय दिवस था और 28 दिन तक ये कारगिल की जंग 1994 में चली थी दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, और भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों को, जो कि कारगिल चोटी पर उन्होंने कब्जा कर जमा लिया था, उनको खदेड़ा गया। तो ये विजय दिवस के रूप में कल पूरे भारतवर्ष में मनाया गया दोस्तों। इसके अलावा अब हम बात करें दोस्तों मौसम के मिजाज की, तो आज 27 जुलाई को 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों क्षेत्र में रहा। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवा चली, बादल छाए रहे, धूप भी निकली आज, और रात्रि को 7.8 mm बरसात की चेतावनी भी है। लेकिन कल जो चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई थी वो आसपास ज़रूर हल्की फुल्की बरसात भी हुई, बूंदाबांदी भी हुई, बौछारें भी हुई, लेकिन दोस्तों बादरा कस्बे में बरसात नहीं हुई। लेकिन आज रात्रि को 7.8 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा फिर दी गई है। कल 28 जुलाई को 29 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी, आंधियाँ चलेगी, और दोस्तों सुबह 4.5 mm बरसात और दोपहर को 1.7 mm बरसात, और देर शाम को फिर 7 से 8 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। और रात्रि को भी दोस्तों 3.3 mm बरसात की चेतावनी है। 100% बादल कल आसमान में छाए रहेंगे, हवाएं तेज चलेगी, आंधी नुमा एहसास कराएगी, और 29 से 32 डिग्री टेम्परेचर दिन में बना रहेगा। 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम दोपहर तक, और 31 से 32 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों देर शाम तक बना रहेगा। और इसके अलावा पदमपुर में आज एक पत्रकार पर दोस्तों कुछ 3 नकाबपोशों ने हमला किया, पिस्टल से गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन बाल बचे। सीताराम स्वामी उनका नाम है, और वो लोक सम्मत के पत्रकार थे। आज 2 बजे की घटना है दोस्तों दिन में। उसके बाद में सभी पत्रकारों ने विरोध स्वरूप उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और तत्काल प्रभाव से दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी पत्रकार समाज द्वारा दी गई। हम भी साफ संदेश भारत के माध्यम से दोस्तों इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई घटनाओं के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।